फितने का सर हम कुचल चुके हैं। पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी। अब कहता है कि आर्मी चीफ तुम्हारी मर्जी का नहीं बनेगा, तो तेरी मर्जी का बनेगा। सारा प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उसको। कहता है मैं कॉल दूंगा। कॉल तुम दोगे? हकीम सनाउल्लाह फिर इंतजार में बैठा हुआ है। तुम आके दिखाओ जरा वहां पर। इलेक्शन हमारी मर्जी से। पहले कह रहा था आर्मी चीफ को रुखसत करो, अब कहता है उसको एक्सटेंशन दो। लेकिन आगे बड़ा है मामला। ये फैसला वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो इसमें मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकाने के केस से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने का हुक्म दे दिया है और इस फैसले के मुताबिक इस केस में दहशतगर्दी की दफात बनती ही नहीं है। अलबत्ता दीगर दफात पर कानून के मुताबिक मुतालिका फोरम पर कार्रवाई जारी रहेगी। तोशाखाना केस पर भी इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला महफूज कर लिया है। नाअहली बनती है या नहीं, ये फैसला इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। जहां पहले ही खान साहब के ऑप्शंस जो है ना वो महदूद होते जा रहे हैं। धमकियां हैं, इल्ज़ामात हैं, वजाहतें हैं और खुफिया राब्ते हैं। खान साहब ने हर हरबा आजमा कर देख लिया है, लेकिन जल्द इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। ना नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उनकी तजवीज़ पर कोई खातिर खा पेशरफ्त हुई है, बल्कि मरियम नवाज साहिबा का ये ट्वीट कि मुखालिफिन नवाज शरीफ को फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देता देख रहे हैं, इन हालात में बड़ा मायने खेज है। वो ये बात एक ऐसे वक्त में कर रही है नाज़रीन जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही करवाने और नवंबर में होने वाली अहम तरीन तकर्रियों पर भी मुशावरत की गई है। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए भी वैसे बड़े मियाँ साहब का आशीर्वाद मिल गया है और 15 रोज़ के अंदर परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने का गालिब इम्कान है। गोया इमरान खान उसूलों पर सौदा करने के बाद भी परवेज़ इलाही को बचा नहीं सकेंगे, बल्कि अब तो सिचुएशन कुछ ये है कि वो खुद भी वज़ीर आला पर एतबार नहीं कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब को डर है कि ज़रूरत पड़ने पर परवेज़ इलाही असम्बली फ़ौरन तहलील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी नाज़रीन धड़ेबंदी की खबरें सामने आ रही हैं। खान साहब ने खुद पार्टी इजलास में इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमाओं को वार्निंग दी है कि उन्हें बाईपास करने की कोशिशें न की जाएं। पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए शीरी मजारी को मॉनिटरिंग का टास्क दिया गया है। इमरान खान को यह भी लगता है कि उन्हें फौरी इलेक्शन का मुतालबा मनवाने के लिए दबाव बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अक्टूबर तक इलेक्शन की डेट न ली तो अगली हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। सितंबर में फाइनल कॉल देने का जो खान साहब तस्करा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, शायद अब मजीद तैयारी के लिए वक्त चाहते हैं, इसीलिए फाइनल कॉल सितंबर के बजाय वो अक्टूबर को ले गए हैं, या अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते तक डिले कर दी गई है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में कवर दिलशाद साहब साथ मौजूद हैं, सेनेटर अफनान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अफनान साहब, ये मरियम साहिबा ने जो बात की है बड़े क्रूशल टाइम में एक बात कर दी है उन्होंने, क्या है इसका कुछ ज़रा बैकग्राउंड बता दीजिए। कौन सी वाली बात? मरियम साहिबा ने ट्वीट किया ना कि नवाज शरीफ साहब को वो देख रही हैं दोबारा से पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, अगर आप पाकिस्तान के पिछले 30 या 35 साल की अगर आप सियासत देखें तो उसका वो महवर रहे हैं। हाँ। और उन्होंने जो है वो मतलब कि हुकूमतें बनाई भी हैं, गिराई भी हैं, और जो बड़े बड़े काम हैं वो भी किए हैं। तो उसके अंदर कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही, वो बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। आगे जो जैसे अल्लाह ताला उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, तो जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आने वाले वक्त में अगर हम ये चाहते हैं कि 2013 से 2018 की जो आसूदगी थी जी, जो तरक्की थी, जो महंगाई कंट्रोल में थी, वो अगर वापस आए तो फिर नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। अच्छा, बड़ी बात कर रहे हैं सर। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कहा है दहशतगर्दी, इनकी खान साहब की तकरीर के हवाले से मुझे आपसे तफसीली तौर पर बात करनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि ज़रा मरियम साहिबा का तस्करा मैंने छेड़ दिया है, तो उस पर फिर जो आपने वो वाली बात की है ना कि उनका आना वापस ज़रूरी है, कैसे आएंगे सर वापस? उनके वापस लाने के लिए फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हो रही हैं? देखिए, उनको वापस लाने की जो है वो हमारी पार्टी की तरफ से कोशिशें जारी हैं, और उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, लीगल इश्यूज़ भी हैं, दोनों को देखा जा रहा है।
और उसके अंदर जो है वो एक जो है वो लाएअमल तय किया गया है और उसके ऊपर हम उसको हम फॉलो करेंगे। तो हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले चंद हफ्तों में या चंद माह में वो हमारे साथ होंगे। सर, तो ये आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बात की जा रही थी, सेवरल टाइम्स कहा गया कि जी नाअहली, ये ताहयात नाअहली के हवाले से कानून साजी करने जा रही है असेंबली पार्लियामेंट। सर ने नैब कवानीन इसका खात्मा कर दिया, ये वाला मामला अभी तक वहीं डिले हुआ है। देखिए नैब कवानीन जो है वो तो बेसिकली उन कवानीन को तब्दील किया गया है जिसके अंदर हाई कोर्ट्स ने और सेशन कोर्ट्स ने तजवीज़ दी थी कि ये ज़्यादती है, ये इस तरह को दुनिया में नहीं होता कि आप ओनर्स ऑफ जो प्रूफ है वो आप विक्टिम पे ही डाल दें। जी। जो कि ताहयात नाअहली वाला बता देना, नैयर बुखारी साहब को भी जवाब देना। ताहयात नाअहली वाला जो मामला है वो भी जो है वो मेरा ये नज़दीक है कि आपने जो है एक बहुत इंतहाई सख्त सज़ा जो है वो रख दी है और वो भी किस बात के ऊपर कि बेटे से तनख्वाह ना लेने को डिक्लेयर नहीं किया और उसके ऊपर आपने उनको तायात जो है वो नाअहल कर दी है। अगर आप इस तरह का कोई पैमाना बनाते हैं तो फिर उस पैमाने पे फिर बाकियों को भी पूरा उतरना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ के लिए एक कानून है और सर वो तो बात सही है। आप लोग कानून साजी की बात कर रहे थे ना, ये मुझे बताएं उसका क्या हुआ, ये तायात नाअहली के हवाले से? देखिए मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है वो इसके ऊपर जो है वो सोच विचार जारी है, लेकिन इसके अंदर एक मामला ये भी है कि कोर्ट की तरफ से भी क्या कहते हैं इसको रिव्यू करना चाहिए। जब बिलखुसूस जब जज जो बशीर साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने खुद ये वाली बात की कि जी मैंने तो फैसला इसलिए खिलाफ दिया क्योंकि मेरे पे प्रेशर था और ये बात रिकग्नाइज है, तमाम अदलिया को भी मालूम है, कोर्ट्स को मालूम है। तो जितनी तेजी से उनको सजा दी गई थी उससे तेजी से उनकी को रेक्टिफिकेशन होनी थी, मगर वो आज तक नहीं हुई। ठीक, नैयर बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉर्म फंडिंग का फैसला सुनाया सर, फिर उसके बाद अब ये तोशाखाना वाला फैसला इसको महफूज कर लिया। क्या उम्मीद है सर आप लोगों को, क्या फैसला आने वाला है? इमरान खान साहब के हक में आने वाला है, खिलाफ आने वाला है? उम्मीद क्या कर रहे हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें अभी जजमेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट करना तो मैं नहीं मुनासिब समझता। ऑब्वियसली केस के मेरिट्स और डी मेरिट्स जो हैं वो एग्जामिन किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन बाज़ार अपरेंटली जो नज़र आता है कि कुछ ऐसे जो ईयरली स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा ये कंसीलमेंट बनती है या ये ओवरलुक हुए हैं, तो इस पर फैसला तो अभी देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आप ये भी देख लें कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था तो उस पर भी अपरेंटली यही बात थी कि उन्होंने वो जो अपनी मंथली सैलरी थी वो डिक्लेयर नहीं की थी और जिसकी बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर वही पैरामीटर्स हुए तो ऑब्वियसली फिर तो इनकी डिस्क्वालीफिकेशन बनती है जो इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट मौजूद है। तो लेकिन मैं नहीं समझता मुनासिब कि मैं प्रेडिक्ट करूँ इलेक्शन कमीशन के जो फैसला क्या आने वाला है, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपके सामने हैं कि कंसीलमेंट है। सर इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का इख्तियार नहीं है ना सर, इलेक्शन कमीशन के पास तो नाअहल करने का इख्तियार नहीं है, ऐसा तरीके इंसाफ कह रही है। क्यों नहीं? फैसल वाडा साहब तो हुए ना नाअहल, वो आपके सामने केस है, वो उसको चैलेंज तो किया हुआ है लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई तो कर दिया गया ना। तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया कि उन्होंने भी कंसील किया था या एक रॉन्ग स्टेटमेंट फर्निश की थी अपनी सिटीजनशिप के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार है डिस्क्वालीफाई करने का। सही। अच्छा सर, नैब कवानीन में तब्दीली से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब इन समेत कई अहम शख्सियात जिनके केसेस ख़त्म हो गए, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है ना सर, क्या अब कहा जा सकता है कि उसके लिए ग्राउंड बनना शुरू हो गया है या बनाना शुरू कर दिया गया है? देखिए इसको ये देखिए जो नैब लॉज में अमेंडमेंट हुई है, जो बजरिया पार्लियामेंट हुई है, उनकी बुनियाद जो फराम की गई थी वो एक ऑर्डिनेंस ऑलरेडी इमरान खान की गवर्नमेंट ने जारी किया था, जहाँ पे ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को उन्होंने ऑफेंस के ज़ुमरे में नहीं आता था और वो क्योंकि वो लैप्स कर गया वो ऑर्डिनेंस, उसको लॉ को अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और उसका बेनिफिट इन तमाम जिन पे इल्ज़ाम था उनको मिला
कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, जिसकी वजह बुनियादी वजह थी कि आज का जो ब्यूरोक्रेट था, आज का जो सिविल सर्वेंट था, वो काम करने को तैयार नहीं था। और ये बात महसूस की इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी, और उन्होंने खुद एक ऑर्डिनेंस जारी किया था और जो लैप्स कर गया। अल्टीमेटली फिर मौजूदा पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली, सेनेट ने एक लॉ पास किया है, उसमें एक और भी अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन प्राइमरीली जो अमेंडमेंट थी वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। तो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो बोनाफाइडली तरीके से अगर कोई एक्ट करता है सिविल सर्वेंट या कोई पॉलिटिशियन या कोई मिनिस्टर या कैबिनेट मेंबर, तो उसको उन्होंने ऑफेंस करार दिया हुआ था। और फिर इस लॉज के बारे में बहुत कोर्ट्स ने ऑलरेडी कहा कि जी आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ होता रहा नैब लॉज। ये तो कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी आई हुई हैं। तो सर आप लोगों की मजबूरी तौर पर राय ये है कि अगर जांचने का पैमाना सबके लिए बराबर है तो फिर तो डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। सही सर। कंवर दिलशाद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब। सर ये फैसला महफूज हो गया है आज की समाअत के बाद, क्या देख रहे हैं आप? खान साहब की नाअहली के कितने चांसेस हैं? इसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो एक रेफरेंस आया है उसकी बड़ी अहमियत है। वो रेफरेंस भेजा है कौमी असम्बली के स्पीकर ने, जो आईनी इदारे के सरबराह हैं। उनको रेफरेंस को बड़े तरीके के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक देखना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, जबकि हमारे पास दोस्त हजरात कहते हैं जी वो तो बेबस लाचार है, वो तो एक छोटा सा इदारा है, तंदूर में रोटियाँ बेचता रहता है और कोई उसके पास तो इख्तियारात नहीं है। उन्हें पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कितने इख्तियारात हैं। वो सबसे बड़ी इम्तहान की बड़ी बात है जो उसमें जब उन हक़ाइक़ छुपाए हैं, कोई भी छुपाए, हम किसी की शख्सियत का नाम ही लेते हैं, कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है अपने असासियों के बारे में अगर हक़ाइक़ छुपाएगा, वो नहीं जिक्र करेगा, तो इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात नाहिल हो चुकी है। इसमें असासे छुपाने के जुर्म में जहांगीर तरीन नाहिल हो चुके हैं ताहयात। नवाज शरीफ को एक तरफ रखें आप, लेकिन जहांगीर तरीन भी जो है उन्होंने भी अपने असासों में जिक्र नहीं किया था कि लंदन उनकी जदादे हैं, तो वो उन्होंने सजा हो गई, ताहयात नाहिल हो गए। इसी तरह जब इन्होंने जो तो अपना तोशा खान की जो पैसे जो इकट्ठे किए और वो उन्होंने अपने उसमें जिक्र नहीं किया, जो असासे में जमा करना लाजमी होता है जिक्र करना, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 2 लम्हे पर एक्शन लेगा। नंबर 1 करप्ट प्रैक्टिस। अब करप्ट प्रैक्टिस की बड़ी डेफिनेशन है। उस करप्ट प्रैक्टिस के बारे में जो आईन ने जो आर्टिकल 218 है उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिस के बारे में फैसला कर सकता है, करप्ट प्रैक्टिस को रोक सकता है और रोकने के इख्तियार दिए हुए हैं। तो जब करप्ट प्रैक्टिस में जब आईन ने उनको ताफ़ीज़ दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो उसमें वो नाअहल भी करार दे सकते हैं। लेकिन अगर वो नरम रवैया अख्तियार कर, नरम रवैया तो नहीं होता, वो ये होता है कि फिर करप्ट प्रैक्टिस के तहत उसमें सजा है 3 साल की। तो वो एक मुतल्लिका सेशन जज को रेफरेंस भिजवा देंगे, इलेक्शन कमीशन मुद्दई बनेगा और FIR कट जाएगी। इन्होंने बट सर तहरीके इंसाफ तो स्पीकर के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर रही है सर। उनके वकील के मुताबिक किसी अदालत ने क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं किया कि खान साहब सादिक और अमीन नहीं है, और किसी अदालत की डिक्लेरेशन के बगैर स्पीकर साहब इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस भेजने के अहल ही नहीं है सर। तो क्या वाकई ऐसा है? वो सादिक अमीन तो हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट दी हुई है, हम सादिक अमीन पर तो हमें इत्तेफाक है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात को अगर वो चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, आईन कानून इजाज़त दी हुई है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस भी किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये आइन में लिखा हुआ है। तो स्पीकर के जो इख्तियारात हैं किसी अदालत को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये अदालत भी बाकायदा आइन और कानून में लिखा हुआ है। तो अगर वो इसके बावजूद भी अगर हाँ शक्लें कई होती है, पिटीशन है, अपील है, अगर वो आर्टिकल 199 के तहत अपील कर सकते हैं तो अपील कर सकते हैं, वो इख्तियारात हैं। लेकिन पिटीशन की शक्ल में, रेफरेंस की शक्ल में किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अपील की जा सकती है। अपील के लिए रास्ते खुले हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हमारे दोस्त, अपील कर सकते हैं। लेकिन स्पीकर पाकिस्तान के जो रेफरेंस है कोई मामूली हैसियत का रेफरेंस नहीं है, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है सारे आइन और कानून के देखते हुए फैसला करना है। उसमें करप्ट प्रैक्टिस आती है। आप हक़ाइक़ छुपाए हैं, हक़ाइक़ छुपाने के बाद जो हमारा सेक्शन है 137 उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हक़ाइक़ छुपाएगा वो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आएगा। करप्ट प्रैक्टिस की सजा दी है 173 में, 173 में लिखा हुआ है जो करप्ट प्रैक्टिस में हक़ाइक़ छुपाएगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फौजदारी के तहत उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। अच्छा अफनान साहब, अब मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ ये दहशतगर्दी के पर्चे वगैरह कट रहे हैं, ये मसला कहीं जाकर हल होगा नहीं होगा?
देखें, अनफॉर्चुनेट है, ये सिलसिला जो है ये शुरू हो गया था जब से ये इमरान खान साहब का ज़हूर हुआ है पाकिस्तान की सियासत में कि जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामलात हों। मतलब सियासत जो है वो सब नंबर 1 है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नंबर 2, 3 हैं। और उसके लिए फिर इन्होंने इस तरह के पहले भी काम किए हैं। आपको पता है कि जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब पे, एहसन इकबाल साहब पे, मियाँ नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज साहब पे, तो ये इस सब के ऊपर केसेस जो है मरीम नवाज साहबा के ऊपर भी, और सब पे केसेस उन्होंने पहले भी इस तरह के बनाए थे, झूठे भैंस चोरी के मुकदमे बनाए हुए, उनमें बहुत सारे भुगत भी रहे हैं, ये भी अभी चल रहा है। लेकिन ये सिलसिला जो है ये रुकना चाहिए, क्योंकि इससे होता ही है कि आवाम जो है वो उसमें सियासतदान बदनाम होते हैं, और ये जो है ये मड स्लिंगिंग कॉम्पिटिशन का फ़ायदे फिर जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतें उठा लेती हैं, और यही जो है वो पहले भी होता है। अब खान साहब के हवाले से जो एहसन इकबाल साहब वो सुलेमानी टोपी की बात कर रहे हैं, तो वो हिसार में चले जाएंगे या इस बार हुकूमत को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा? देखिए, ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने मतलब के जिन्होंने फैसले सुनाने, हमने तो नहीं सुनाने, लेकिन उम्मीद क्या है? कानून के मुताबिक देखा जाए तो कानून जो है वो फिर सबके लिए बराबर होता है, यही हमें बताया गया था। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि लग ये रहा है कि निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ और जो है वो। अच्छा सर, वैसे ये वाली जो खबरें आ रही हैं जरदारी साहब से बैकडोर राब्तों के हवाले से, तो नैयर साहब सर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। इस तरह के कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं? और खान साहब के जो मुतालबात हैं, अर्ली इलेक्शंस के हवाले से मुतालबात हैं, फिर वो एक अहम तैनाती को भी डेफर करने की बात कर रहे हैं, इन सारे मुतालबात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, ये देखना पड़ेगा कि मुतालबात जो पेश किए जा रहे हैं वो कौन कर रहा है और उनकी मौजूदा हैसियत क्या है। आइन के मुताबिक ये डोमेन टोटली जो अपॉइंटमेंट है, जिसके बारे में आप नवंबर में अपॉइंटमेंट होनी है, एक तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बाकी ममालिक में कभी इन अपॉइंटमेंट्स पे पॉलिटिकल डिस्कशंस हुई हैं। जो आइन कहता है ये टोटली प्रेरोगेटिव जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, हुएवर इज देयर। आज मियाँ नवाज शरीफ है, कल को और होगा, ये टोटल डोमेन उनकी है, उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं। लेकिन बात यह है कि क्योंकि अभी कोलिशन गवर्नमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट में एक दूसरे के साथ एतमाद में लेना ज़रूरी होता है इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए। ऑब्वियसली मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ कंसल्टेशन करेंगे, लेकिन अब सर जरदारी साहब से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। इसके ये इमरान खान साहब खुद ही बता सकेंगे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बुनियादी बात है कि जरदारी साहब कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनकी जमात वहाँ बैठी हुई है, और जो भी फैसला होगा कोलिशन पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ फैसला होगा। सही है। सर ये चीफ साहब की तकर्री के हवाले से शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब से भी वैसे मुशावरत करेंगे? ऑब्वियस है, अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि ये पीडीएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी की कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उनकी लीडरशिप से ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन होती है, वो एतमाद में लेते हैं। क्योंकि अभी मुझे याद है मसलन ये फैसला किसी इसी तरह के अहम कोई मामला था जिस पर जरदारी साहब की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया था कि भाई हम कोलिशन में, लेकिन हमसे पूछा नहीं जा रहा है। इस वजह से मैं आपसे पूछी थी। एक और सी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगले नेक्स्ट 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट कहे जा रहे हैं पंजाब के लिए। सर जी आप मेरा सवाल ले लीजिए सर, साथ साथ जवाब दे दीजिएगा कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। सर आपके पास असेंबली में अक्सरियत तो है नहीं, अदालती फैसलों के बाद सर इसकी वजह से रास्ते और महदूद हो जाएंगे, तो फिर ये होगा कैसे जो पंजाब के बारे में सोचा जा रहा है? सर देखिए, उसमें बुनियादी बात यह है कि हर वो जमात जो अपोजिशन में बैठी है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेके आए, और कोई डांगबारी का तरीका तो नहीं है। आइन में जो तरीका है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। लेकिन वो जो ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जो 20-25 MNAs और MPAs उनको डी सीट किया, डी सीट तो उनको होना था, क्योंकि प्राइमरीली जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो 63A के मुताबिक वो वोट दे सकता है। लेकिन अगर कोई इदारा कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करे, ये किसी के पास इख्तियार नहीं है, और हम समझते हैं कि उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट को रिविजिट करना चाहिए,
कि दैट अमाउंट्स टू सर पंजाब में जो तब्दीलियां आई ना उसमें जरदारी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था नैयर साहब, तो क्या इस बार भी जरदारी साहब का ही कोई प्लान चलेगा? और जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने तमाम उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, 10 सीट्स पर उन्होंने परवेज इलाही साहब को वजारत आला थमा दी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी ऐसे कोई चांसेस हैं इस बार कि आप लोगों को 7 सीट्स पर वजारत आला मिल जाए पंजाब में? सर नहीं, हम तो अभी कंटेंडर नहीं है, को लार्जेस्ट पार्टी जो है अच्छा। वहाँ पे PMLN बैठी हुई है और हमारी जो तादाद बड़ी कम है, और मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब ने अपनी 10 सीटों की बुनियाद पे प्रीमियर चीफ मिनिस्टरशिप ले ली। अब ये देख रहे हैं कि ये इमरान खान साहब कितने एक ब्लैकमेल हुए या कितने एक प्रेशर में आए, ये उनके सामने है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिसके पास अक्सरियत है और जो कोलिशन पार्टनर है, स्ट्रेंथ वाइज इसको देखा जाए, स्ट्रेंथ वाइज जो है लार्जेस्ट जो पार्टी बनती है वो PMLN है। और इवन आप 2018 के रिजल्ट देखें तो लार्जेस्ट पार्टी PMLN ही थी। ये तो मैनेज किया गया, इंडिपेंडेंट्स को शामिल किया गया, मनूवर किया गया। हाँ। ये आपके सामने है कि कैसे मनूवरिंग हुई और ये चीफ मिनिस्ट्री जो है PTI के पास आई। लेकिन जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो नंबर ऑफ सीट्स PMLN के पास ज्यादा थी PTI से। सर पंजाब में वैसे ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी इस वक्त सारी सिचुएशन हो रही है सर, अक्टूबर से पहले ही आ जाएगी तहरीक अदम एतमाद? और चले यहाँ से तो आप लोग रिलैक्स हो गए होंगे नैयर साहब की बात सुन के कि जो ज़्यादा अक्सरियत में है फिर उसी का ही चीफ मिनिस्टर उसी का ही होना चाहिए सर। तो वैसे अक्टूबर से पहले आ रही है ये? देखें जो है वो नंबर गेम के ऊपर काम चल रहा है और वो ऐसे ही लग रहा है कि वो हमारे फेवर में जाता है। आपका फेवरेट कौन है मियां साहब का वैसे वजीर आला के लिए? बहुत सारे लोगों के नाम पे गौर चल रहा है और वो जब वक्त आएगा तभी वो बात सामने आएगी। तो लिस्ट ही दे दें कोई 3-4? नहीं, वो इस मैं नहीं दे सकता। हाँ। काफ़ी सारे फिर वो ना बने तो मसला होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के नाम के ऊपर गौर चल रहा है और वो मियां नवाज शरीफ साहब फाइनल करेंगे। अच्छा, एक जो इसमें इम्पोर्टेंट है, इशू भी है, प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि जो लोग मुनहरिफ हो रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या ऑफर है? क्योंकि आई थिंक सो एक तो वो सीट से भी हाथ धोएंगे, फिर उसके बाद अगले इलेक्शंस पे शायद मुझसे भी उन्होंने टिकट भी नहीं दे, क्योंकि अभी पिछले 17-18 सीट्स का आप लोगों का एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको क्या ऑफर कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है 63A के ऊपर, वो जैसे कि जो है वो जो मेरे पीपल पार्टी के भाई हैं नैयर बुखारी साहब, इन्होंने भी फरमाया कि वो आइन को उन्होंने रीराइट किया है और मैं भी ये समझता हूँ कि उसको रिविजिट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इस तरह आइन को अगर रीराइट करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। बट सर आप लोगों ने अभी तो वो डिसीजन को देखते हुए कुछ ना कुछ तो ऑफर किया होगा ना? मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उस डिसीजन के होते हुए ज़ाहिर है वोट काउंट होगा नहीं, क्योंकि अगर यू क्रॉस द फ्लोर देन द वोट विल नॉट बी काउंटेड। लेकिन उसके अलावा भी है ना तरीके हुकूमत तब्दील करने के। खाली वो हमारी 179 वोट है, हमें 186 वोट चाहिए। तो काफ लीग के लोग भी हैं जो कि चौधरी शुजात साहब की क्या कहते हैं पार्टी है, और उनके जो है वो अगर 10 में से अगर 6 लोग एक तरफ चले जाएं, 7 लोग, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो उन्हीं की बात चलती है जो यहाँ पे मेजॉरिटी होती है। सर वो भी तो एक बड़ा मसला बना हुआ है। चौधरी शुजात साहब को वजीर आला साहब ने फारिग कर दिया कि वो पार्टी के सदर नहीं है। जो पार्टी के अंदर जो 10 लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि वो परवेज इलाही साहब के कहने पर वोट देंगे, तो वो भी तो एक अपना ही मसला बना हुआ है। अच्छा, ये तब्दील हो रहा है, ये तब्दील हो रहा है। तो परवेज इलाही साहब / मोनिस इलाही वो दोनों अलग खड़े हुए हैं, बाकी लोग अलग खड़े हैं। हाँ जी, वो ज़ाहिर है पार्टी तो जो सदर है पार्टी के वो तो चौधरी शुजात साहब है ना। तो ज़रा अगर देखा जाए जमहूरियत के हिसाब से तो सदर की चलनी चाहिए बजाय इसके के। और वो पहले ये 3 दिन पहले परवेज इलाही साहब के साथ तमाम लोगों ने खड़े होकर तस्वीर बनवाई, वो क्या फेयरवेल वगैरह था, क्या था? तस्वीर वगैरह जो है वो बनाई जा सकती है। तो ये 3 दिन में क्या हुआ है? तस्वीर डाल खिंचवाना एक बात है, ये 3 दिन में क्या किया आप लोगों ने? वोट डालना एक और बात है। वो तो मैं अभी क्या पूरा बताऊं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की होगी दोबारा से। हाँ। और जो है वो तरक्की का सफर दोबारा से शुरू होगा। कोई रीजन क्या है इसके पीछे? काफ लीग के अरकान अब उनके पास 10 सीटों पर परवेज इलाही साहब वजीर आला बन के बैठे हुए हैं, वजह क्या है, क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ? और सारा इन्हिसार उन्हीं 6-7 नंबर्स पर ही है। देखिए बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक मिसाल के तौर पे तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो चौधरी शुजात साहब के साथ हैं। उनके नीचे जो MPs जीते हैं वो तो ज़ाहिर है तारिक बशीर चीमा साहब की बात सुनेंगे ना। यहाँ जो
सालिक के नीचे MPs जीते हैं वो तो सालिक की बात ही करेंगे ना, क्योंकि कल को उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको सूट नहीं करता या कहते हैं कि वो इस तरह मनूवर करें। तो और भी बहुत सारी इसके अलावा भी बातें हैं, तो वो हमने उन्हें कन्विंस कर रहे हैं। वो और फिर ये कि पार्टी का जो सदर है वो तो चौधरी शुजात साहब है, तो वो जो है वो जो D सीट वाला मामला है वो तो चौधरी शुजात साहब की बात है। जो चंद दिनों पहले इंतखाबात हुए थे उसमें तो काफ लीग ने ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या ये चौधरी सालिक की मिसाल आप दे रहे हैं, चौधरी शुजात की आप मिसाल दे रहे हैं। काम चल रहा था ना उसके ऊपर, वो काम चल रहा था, अब वो करीब आ गया है, अब वो बिल्कुल पक्का हो गया है, पक रहा है, पकने के करीब आ गया, पकने के करीब आ गया। ऐसा तो नहीं होगा सर लास्ट टाइम वैसे परवेज इलाही साहब बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को छोड़ के गए थे। वो सियासत में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, मामला तब्दील भी हो जाते हैं, लेकिन हाईली लाइकली यही है कि इंशाल्लाह हम इसको उल्टाएंगे। परवेज इलाही साहब चलें जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक लेती हूँ, बुलाती हूँ। बिलावल भुट्टो देसी वलैती शहबाज शरीफ जब रूस में गया, रूस की प्रेसिडेंट से मिला, जैसे ही सदर पुतिन को मिला तो ये जो आपने हाल देखा, ये इसकी वजह क्या थी? काम पे टांग रही थी। जब इनका बड़ा भाई मिला, अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिला, क्या उसकी काम पे भी टांग रही थी? अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने इतना घबराया हुआ था कि उसका शुक्रिया अदा भी पढ़ के करना पड़ा कि गलती ना हो जाए, कि फेंटा ना पड़ जाए, कि हेडमास्टर ना नाराज हो जाए। जाता है, मैं भी कहती रही हूँ, ये मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, ये एक बड़ा नाम है, ये पाकिस्तान के माशाल्लाह वजीर आज़म रहे हैं, और पाकिस्तान के वजीर आज़म एक नेशनल लेवल का लीडर जिसका इतना बड़ा कद हो, जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हों, जो अपने आप में समझता हो, और इसमें हकीकत भी है कि इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फॉलोइंग इमरान खान साहब की है। उनका ये लबो लहजा अफसोसनाक होता है। एक तरफ शीरी मज़ारी साहिबा और दीगर लोग ट्वीट्स करते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब हमारे कहीं जाते हैं तो वो वहाँ पर जाके पाकिस्तान के लिए एम्बैरसमेंट का एक मौजब बनते हैं, या वो एम्बैरसमेंट का शिकार करते हैं सारे पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी तरफ जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म साहब खिताब करने जा रहे हैं 23 को, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पर एक एहतजाज, जनरल असम्बली के बाहर एहतजाज कॉल किया जाता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म खड़ा होकर स्पीच करने नहीं जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म स्पीच करने जा रहा है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। एटलीस्ट कुछ तो ग्रेस का मुजाहरा लीडरशिप से लेकर फ्रॉम टॉप टू बॉटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ तो ग्रेस का मुजाहरा होना चाहिए। इससे इस बात को सुनकर, इस खबर को देखकर बड़ा अफसोस हुआ है, पर्सनली बड़ा अफसोस हुआ है कि वहाँ पे वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा जो भी खिताब करेगा। अब उसमें चाहे वज़ीर आज़म पहले इमरान खान साहब थे, चाहे इस वक्त अब वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो ये किसी पार्टी के नहीं है, पाकिस्तान के वज़राए आज़म होते हैं। कुछ ग्रेस का मुजाहरा होना चाहिए। सर, ये जो खान साहब ने अभी गुफ्तगू की है, हम मुसलसल ये बात करते रहे हैं, तनकीद बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब एक लीडर का लबो लहजा ऐसा हो, PM इन वेटिंग है अपने आप में, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज़, कमेंट कीजिए प्लीज़। देखिए, बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो किसी गली मोहल्ले के अंदर कोई जो लड़ाइयाँ होती हैं, उस तरह की अगर आप ज़बान जो है वो आपका जो है वो नेशनल लेवल का लीडर इस्तेमाल करेगा तो अफसोस की बात ही है। और वो ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसकी वजह से यही करते 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 यहाँ पहुँचे। टेम्परामेंट भी बन गया ना, टेम्परामेंट बन गया। और वो फिर ये कि बस जो इमरान खान के मुफाद में है वही अब जो है उसके मुफाद को फॉलो करना है। उसके लिए चाहे अखलाक की याद का जनाजा निकाला जाए, चाहे सच झूठ को छोड़ा जाए, वो जो है वो ये करते रहते सारे दिन। अब मुझे एक बात बताएं ना, ये कोई पर्ची से पढ़ना या ना पढ़ना कोई इस मुल्क से कोई प्रॉब्लम है? ये इन्होंने एक नॉन इशू को इशू बनाया हुआ है, सिर्फ अपनी एयर पीस लगाना ना आना एम्बैरसमेंट है सर। और ख़ुद जो है वो जर्मनी जापान के बॉर्डर मिला दो, कोई मसला नहीं है। ख़ुद जो है वो मतलब कलमा ठीक ना पढ़ो, वो मसला नहीं है। ख़ुद बाहर जाके सारे SCO के समिट में खड़े हुए थे, पुतिन आया, ये बैठे हुए थे। मतलब इनको बेसिक डिप्लोमेटिक एथिक्स तक नहीं है इमरान खान साहब को। लेकिन दूसरों को आप इनसे बिठा लें, ये लेक्चर आप देखें, ये वो वाले हैं ना, मतलब थ्योरी सारी पता है, अपने पे कोई इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं की। दूसरों को बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई बात ये है कि आप इतने बड़े अपने आप को लीडर कहते हैं और आप कहते हैं मैं पॉपुलर हूँ, आप बताएं ना आपके कैसी कंडक्ट है जो इस मुल्क को क्या कहते हैं फायदा हो। आपकी कंडक्ट की वजह से लोग बदतमीज हो। और अगर आप यूथ की बात करते हैं ना कि सबसे ज्यादा फॉलोइंगशिप यूथ की है, तो खान साहब को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने आप को एक ऐसा रोल मॉडल बनाएं कि उनके जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं
वो भी फिर उसी ग्रेस का मुजाहरा करें, उनकी ज़बान में, उनके लबो लहजे में। इनफैक्ट ट्विटर पर आके जो लोगों के लिए बातें करते हैं, ख़वातीन के लिए बातें करते हैं, तो वहाँ पर फिर उन जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी एक ग्रेस नज़र आए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया इजहार भाई, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, ये मौजूदा हालात में इत्तेहादियों का रोल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप लोग जब कोलेशन में आए हैं तो आपको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, फिर ये एक सियासी रस्साकशी में इस वक्त आपकी अपनी जमात क्या सोच रही है? आपका गवर्नर तो आया नहीं है, लेकिन इस वक्त लाशें ज़रूर मिल रही हैं आप लोगों की। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं ये एक मेरिटोरियस किस्म का शहर है, ये किसी की राजधानी नहीं है, ना ये बड़े राना जागीरदाराना निजाम को कबूल करता है। और बदकिस्मती शहर की ये कि मुल्क में 70 साल से कितने ही वज़ीर आज़म और वज़ीर आला है, ये शहर किसी ने ओन नहीं किया। इस शहर को जब इस शहर में कुर्बानी भी दी, इस शहर में आके लोग जलसे भी करते हैं, इस शहर में लोग आके अपनी सियासत भी चमकाते हैं, पूरे पाकिस्तान के जलसे जुलूस यहाँ होते हैं। लेकिन इस शहर के लिए एमकेएम हमेशा हुकूमतों में जाती रही है। 3.5 साल पहले ही माहदे के साथ इमरान खान साहब के साथ रहे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़े, नाकामी हुई। अभी 6 माह से फिर तहरीरी माहदे के साथ इस वाली हुकूमत में, और अभी भी हमें इस वाली हुकूमत में जो खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अभी आज वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात थी इस सीट क्राइम के खात्मे के लिए, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो हमने जाकर वज़ीर आला हाउस पे उनसे बैठ के फेस टू फेस भी उनसे मुतालबात किया। तो हम बिल्कुल इस शहर की बात भी करते रहते हैं, लेकिन बेहिसी है कि इस शहर में अमन की सूरत हाल हो या बदअमनी हो, स्ट्रीट क्राइम हो या सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, पीने का पानी ना हो, कचरा गटर, पूरी दुनिया में मसाइल इस शहर में। और हम चीज के कह रहे हैं, और हमारे हुक्मरान जो है ना इस माशी हमसे ले तो रहे, इसे दे नहीं रहे। आखिरी लेकिन कैसा पालने वाला काम। इजहार भाई, 6 महीने हो गए कोलिशन गवर्नमेंट को, गवर्नर क्यों नहीं आ सका अब तक आपका? जिस गवर्नर के लिए जो नाम गए थे उस पे आपको पता है कि प्रेसिडेंट पीटीआई ने, प्रेसिडेंट साहब की वो पोस्ट होती है जिससे वो एक्सरसाइज होती है प्रेसिडेंट की पावर, तो आरिफ अलवी साहब के पास वो नाम रखे हुए, और आरिफ अलवी साहब क्यों नहीं गवर्नर लगाना चाहते, और फिर सिंध में नहीं इस वक्त 3 सूबों में यही सिचुएशन पंजाब में भी हुई थी ना, लेकिन फिर कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया था। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, लेकिन मेन एक्सरसाइज पावर कंफर्ड ऑन द प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट से अगर झगड़ा करना है और हम भी जाकर यही कहेंगे भाई आरिफ अलवी साहब की ख्वाहिश नहीं है, और माशाल्लाह सदारती कुर्सी पे भी विराजमान है और खुद ही नहीं चाहते कि गवर्नर भी लगे, तो ये तो अजीब सी बात है। अच्छा सर, खुर्शीद मेमोरियल हॉल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आपकी इत्तेहादी हुकूमत ने वहाँ मेडिकल सेंटर बनाने का ऐलान किया है, एमकेएम कबूल करेगी इसे? देखिए, खुर्शीद मेमोरियल की बड़ी सियासी और फलाही तारीख है ये, और अवामी मसाइल के हल का बहुत बड़ा वो एक मरकज था, और जाहिर है वो हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत थी, और क्या वजूहात थी, लेकिन अब उसको बहाल हो जाना चाहिए था। लेकिन अब भी हम ये कहते हैं कि खुर्शीद मेमोरियल हॉल में 57 कमरों को हमारी मदद से, हमसे बताएं, हम मदद करते हैं और उसे किसी फलाही मरकज में तब्दील करते हैं, और उस इमारत में तालीमी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, सेहत का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि ये आप किसको कह रहे हैं? ये आप किसको कह रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, वो उनके साथ आप कोलिशन में है मरकज में, तो ये कह किसको रहे हैं आप? हमने चीफ मिनिस्टर से ही ये बात की है, चीफ मिनिस्टर साहब से ही बात की, ये डोमेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही है। तो हमने कहा कि बजाय इसको मस्मार करने के, मुनज़्ज़म करने के, हम इसको तामीरी फलाही कामों में इस्तेमाल करते हैं। फिर जवाब क्या मिला आपको? देखिए, कुछ प्रपोजल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है, नर्सिंग हॉस्पिटल खोला जा सकता है,
तो इन तजावीज़ का गौर हो रहा है। देखिए तो जल्द अज जल्द किसी नतीजे पहुँचते। सर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दिया था खुर्शीद मेमोरियल हॉल की जमीन पर अस्पताल बनाने का। अचानक 12 साल के बाद इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? असल में 2010 में जो फैसला दिया था जिन्होंने तो अमल दरामद सिर्फ एमकिन के दफातर पे हुआ। आज भी मैं आपको कराची भर में सियासी और दीनी जमातों के दफातर बता दूं जो कि सरकारी जमीनों पर हैं, कब्जे की जमीनों पर हैं, जो कि गवर्नमेंट की लैंड है। आज भी फरजानी टाउन के अंदर एक सिस्टम हजारों एकड़ों पर कब्जा कर रहा है। आज भी नॉर्दर्न बाईपास पे कब्जा है, आज भी कटी पहाड़ी पे कब्जा है, सोराब रोड पे कब्जा है। हुकूमत को कुछ नजर नहीं आता है। मसला सारा इसके अंदर पूरी दुनिया को पता है 11-17 किलोमीटर सोराब रोड दाएं और बाएं कब्जा ही तो है, ये तो पाकिस्तान ही नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कटी पहाड़ी को इतनी आबादी हुई भी है, ये सारा कब्जा ही तो है। जी इजहार भाई, कुछ रोज पहले जो एमकेएम के मरकज 90 पर जो आग भड़क उठी थी, अब कहा जा रहा है कि शायद गिराया जाएगा सर उसको। बहरहाल ये भी एक अफसोस का वाक़या है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि जाहिर है आप लोगों की इससे ऐसा कोई भी अमल जिससे लोगों के जज्बात मजरू हों यकीनन उसको उसकी तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें कहीं आग लगी है तो उसकी वज़ीर आला से भी तहकीकात का हमने मुतालबा किया था और हम चाहते हैं कि पता हो। ठीक है, वो इस वक्त एमकेएम आपका मरकज बहादुराबाद है, लेकिन अगर एमकेएम का वो मरकज बहाल नहीं हुआ तो उसका ये सूरत हाल भी जो है ना मशकूक बनाती है चीजों को। तो हम चाहते हैं उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा इजहार भाई, कामरान टिसोरी के हवाले से भी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं बात करना चाह रही हूँ। इनको तो पार्टी में तकसीम का जिम्मेदार करार दिया गया था ना, फिर न सिर्फ अचानक उनको पार्टी से निकाला गया था बल्कि राब्ता कमेटी की जो रुकनियत थी वो भी बहाल कर दी। ये सब क्या हुआ कि इस पर राब्ता कमेटी में इख्तिलाफात की खबरें सामने आई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इख्तिलाफात और राय देना सबका हक है और हर पार्टी में मुख्तलिफ इशूज पर दो राय होती है, यकीनन हमारे यहाँ भी हुई होगी। लेकिन जाहिर है जब खालिद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो तमाम साथी जो नाराज हैं, जो मुअत्तल हैं, जो घर बैठे हैं, वो आ जाएं। आपने देखा कि लेकिन इजहार भाई एक इख्तिलाफ है, एक उसूल है, एक उसूल जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को जो लोग जानते हैं वो भी जानते हैं अच्छे तरीके से। खालिद मकबूल सिद्दीकी ये बात बताया करते थे कि जी ये डायरेक्ट आके लग गए बड़े ओहदे पर, यहाँ पर तो इन्होंने कभी किसी उसको नहीं देखा जो आपके यूनिट ऑफिस और सेक्टर ऑफिस होते हैं। तो यहाँ पर तो ये वाला सिचुएशन, ये दोबारा ये उस उसूल के ऊपर उसके खिलाफ आकर फिर दोबारा ओहदा बहाल हो गया, उनका रुकनियत बहाल हो गई। देखिए, डॉक्टर सगीर भी तो आए हैं पीएसपी छोड़कर, और वो भी राब्ता कमेटी में आए, वसीम आफ्ताब भी आए हैं, इसी तरह सलीम ताजिब भी आए हैं। तो अब ये तो नहीं होगा ना कि पीएसपी से आए तो अब हमें जीरो से दोबारा स्टार्ट कराएं। लेकिन डॉक्टर सगीर कितने साल सर एमकेएम के कारकुन रहे हैं? डॉक्टर सगीर जिम्मेदार रहे, राब्ता कमेटी के रुकन रहे, और जाहिर है कि एक्सेप्शनली अगर राब्ता कमेटी ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया तो इससे बेजा मेरे तरकीब होनी नहीं चाहिए। मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है, मेजॉरिटी से फैसला किया लेने का सबको, और उसमें कामरान साहब भी शामिल। बहुत से एनालिस्ट जो कराची की सियासत को जानते हैं ना, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उसूल वगैरह सबके सब जो है वो गए पानी में, क्योंकि कामरान टिसोरी मालदार आदमी है, जेब उनकी बड़ी भारी है, इस वजह से उनको ओहदे पर बहाल किया गया। सर नहीं, हमारे पास इससे भी ज्यादा मालदार लोग मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है कि ओहदे पैसे देख के इनने कभी नहीं दिए। और अगर ऐसा होता तो फैसल जज्बारी सेनेटर नहीं होते, वहाँ भी हम किसी अरबपति को भेज देते। बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है, और आपने देखा है कि लोगों ने 50-50 करोड़ का खर्च करके सेनेटर बनाए ही पाकिस्तान में, लेकिन हमारा सेनेटर फ्री में बना, दोनों सेनेटर हमारे वोटों से बने। तो पैसी वाली पॉलिटिक्स, जिनके सीटों की खरीदो फरोख्त चाहे पार्टी के होते हों या आवामी, सही। वक्त खत्म हो गया है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, प्रिया सर प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।